शार्दुल जी, जो कि जर्मनी, सिंगापुर से हमारे साथ थे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रेम जन्मे जी। आप व्यंग्य एवं साहित्यिक पत्रकारिता के अनेक महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित प्रेम जन्मे जी का वर्तमान दौर की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य विधा के संवर्धन और सृजन के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। आपने के 2 दशक से व्यंग्य यात्रा के संपादन द्वारा व्यंग्य विमर्श का एक सुदृढ़ मंच तैयार किया है। हिंदी व्यंग्य का विश्वविद्यालय कही जाने वाली प्रेम जन्मे जी की चर्चा के बिना हिंदी व्यंग्य पर बातचीत अधूरी रहती है। इनके लिखे व्यंग्य नाटकों को अपार ख्याति मिली है। मुंबई, गुजरात आदि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं सम्मिलित हुई हैं। वर्धमान विश्वविद्यालय, दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा, उच्च शिक्षा विभाग मद्रास, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर आदि में आपके शोध हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। अब तक 13 व्यंग्य संकलन, 3 व्यंग्य नाटक, 2 संस्मरणात्मक कृतियां और 1 दर्जन संपादित कृतियां आपकी प्रकाशित हो चुकी है। और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में आपका आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिल रहा है। आपका अपने पटल पर ही हार्दिक स्वागत है। किरण जी। वाकई रेणु जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम जन्मे जी के साथ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो प्रथम बार आपसे रूबरू हो रही हूँ, तो मुझे आपको सुनकर के बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। और हमारे पटल के सभी सुनने वाले जितने भी आपके प्रशंसक हैं, बहुत बहुत अधिक संख्या में जुड़ चुके हैं आपको सुनने के लिए। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपकी रचनाओं का। नमस्कार आप दोनों को। और अभी आप कह रहे थे कि आपका सौभाग्य है, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले तय करेंगे कि संचालन अच्छा था या कविताएं अच्छी थी। मुझे लगेगा कि शायद मेरा अभी मैं शार्दुल जी को सुन रहा था तो लग रहा था कि भाई वही पढ़ती रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इसी बीच में समय निकल जाए। तो मेरा जो कविता का सुर, मुझे कविता का सुर आता नहीं, मैंने पहले भी कहा था। तो आपका इतना बड़ा महायज्ञ है, और महायज्ञ में अक्सर देवता लोग होते हैं, असुर लोग नहीं होते हैं। तो मैं कविता का असुर हूँ, तो मुझे आपने बुला लिया। तो चलिए, मतलब ये आपकी कृपा ही है। इसको नहीं, मैं यहाँ माफी चाहूंगी कि हमारा आमंत्रण और निमंत्रण कभी असुरों को नहीं गया। नहीं, चलिए, मतलब ये कविता के महायज्ञ में, और आपने ये पहली बार महायज्ञ हो रहा है। और एक बात बताऊं, मैं पहली बार एकल पाठ में कर रहा हूँ, कभी किया ही नहीं। तो ये इस आशा की ओर की जब मेरा आरंभ हुआ था, मुझे कैलाश वाजपेयी जो है मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, और उनसे मैंने कविता के संस्कार भी ग्रहण किए उस तरह से। और अभी जो है हमारे बहुत प्रिय मित्र हरीश नवल जी, जो हरफन मौला आप जानते हैं, और मैजिक चंद्रा जी जो मैजिक करते रहते हैं, उनके मैजिक के सामने कुछ चलता नहीं है। तो जब उन्होंने इस तरह का आग्रह किया कि भैया यज्ञ है, थोड़ी सी आहुति तुम डाल दो, तो मैंने कहा चलिए, आप मेरी भद्द पिटवाने पर तुले हैं तो ठीक है। अनेक बार टाला उनको, पर जो समर्थ लोग होते हैं ना, तुलसीदास ने कहा समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो हरीश नवल और नरेश चंद्रा दोनों समर्थ लोग हैं। तो अब इनसे क्या कहता, अगर टला नहीं और मैं आज आपके सामने हूँ, तो मैं सबसे तो पहले ये भी एक मैजिक हुआ ना श्रीमान जी? जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैजिक हुआ। और इसलिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि जो रद्दी की टोकरी योग्य मेरी कविताएं हैं, आपने भी उसको महायज्ञ में स्वीकार किया। तो और जब आप कहेंगे तो मैं अपनी कविताएं भी पढ़ दूंगा। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। चलिए, जैसे मैंने कैलाश वाजपेयी जी का नाम लिया था आपके सामने, और मैं आरंभ से शुरू करूंगा, जिससे आपको कुछ मेरी कविता यात्रा भी पता चले। शायद आपको मालूम होगा कि डॉक्टर कैलाश वाजपेयी बहुत बढ़िया गाते भी थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आकाशवाणी में हम लोग विद्यार्थी थे, तो उन दोनों ने एक गीत रिकॉर्ड करवाया था आकाशवाणी में, जो था घृणा करो ये धरती टुकड़े टुकड़े होती है, संभव है ये जहर जहर से मर जाए। ये कैलाश वाजपेयी की कृतियाँ थी, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उसमें ही कैलाश वाजपेयी की शैली में आप देखेंगे, लगभग मैंने एक गीत लिखा था, आरंभ वहाँ से किया था। और ये दूसरा दिविक एक कविता का संग्रह निकला था उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में। उस समय सुरेश तुपन, हमारे दिविक, रमेश जी, सब लोग, सुखबीर सिंह, सब बहुत लोग सक्रिय थे। तब मैंने एक गीत लिखा था बिना गाए, क्योंकि एक दूसरी मेरी कमी आपको नजर ना आए कि मैं गा भी नहीं सकता, तो मैं बिना गाए गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। जी, देखेंगे इसमें किस तरह से कैलाश वाजपेयी की छाया दिखाई देगी, शब्दों की बनावट की, शैली की। गीत है, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई,
क्या अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई, चित्र मिटे कागज पर रेखाएं सो गई। वाह अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई, चित्र मिटे कागज पर रेखाएं सो गई। चाहा था जिन में दिन, चाहा था दिन में जिन प्यार भरी बातों को, आई तरसाने वही स्मृति बन रातों को। क्या बात। आई तरसाने वही स्मृति बन रातों को, हल्की हवा गर्द से तन को भिगो गई। अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बिखरी हुई कण। स्तरीय रचना जी, स्तरीय रचना सर, शुरुआत जोरदार की आपने। आपकी दृष्टि है। चाहा था बिखरी हुई कण छाए मरुस्थल की, छल गई मन को आशा में जल की। बिखरी हुई कण छाए मरुस्थल की, छल गई मन को आशा में जल की। सूर्य के संसार में आंखें स्याह हो गई, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई। आखिरी है। शाम हुई रात बिखरी, शाम हुई रात बिखरी, हृदय में विश्वास हुआ। नैनों की दृष्टि को तारों ने सारी रात पिया। शाम हुई रात हुई, हृदय में विश्वास हुआ। नैनों की दृष्टि को तारों ने सारी रात पिया। प्राची की सीवन किरण हाय खोल गई, अंधों की दुनिया में शब्द पंक्ति खो गई। ये समय मैंने लिखा था कि जो मतलब एक समझ लीजिए जो सारे उपमान हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म उपमान है, वो स्थूल उपमान। बहुत अद्भुत रचना रही श्रीमान जी, बहुत सुंदर रचना है। चलिए, और उसी समय मैंने अब धीरे धीरे प्रेम कविता से मैं जो है समाज की जो स्थितियां थी उस समय, मुझे लग रहा था कि युवा दृष्टि जैसे होती है बहुत प्रखर, उस समय आप समाज अपने हिसाब से देखते हैं। तो एक तरफ आपके जीवन में ये प्रेम होता है और दूसरी तरफ सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ते हैं, तो वो मेरे मन में आ रहा था। और बहुत सारे शिक्षक थे उस समय के मेरे, और समाज मुझे सिखा रहा था। और सबसे पहले हम लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा होता है। तो मुझे एक उस चीज को मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ कि जब एक युवा मन किस तरह से सोचता है और किस तरह से अब मेरे युवा मन ने उस समय आज़ादी को सोचा। हमें जो आज़ादी मिली, हमें जो स्वतंत्रता मिली, तो उसको मैंने किस दृष्टि से देखा जी। अब इसमें देखिएगा कि कैसे आज़ादी मिली। और मेरी युवा पीढ़ी, और मैं युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, ये 1969 की, 69 की, तब हम युवा थे। आप इस समय हम तब थे। तो स्वागत। उस समय की बात करता हूँ कि कविता जो है वो आपके सामने है कि कभी, ये प्रतीकात्मक है, देखिएगा। कभी गोरे सांप ने काटा था हमें, कभी गोरे सांप ने काटा था हमें। फैल गया था जहर, बीत गई हैं शताब्दियां। फैल गया था जहर, बीत गई हैं शताब्दियां। एक बूढ़े अहिंसक ने चूसा था विष, एक बूढ़े अहिंसक ने चूसा था विष। हम स्वस्थ हो गए, क्या हम हो गए पूर्ण स्वस्थ? क्या बात है, क्या हम हो गए पूर्ण स्वस्थ? आज भी उस कटी शताब्दी बहुत खूब। और देखिए काफी किरण जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। सुरेश पराग जी जो हैं वो लिख रहे हैं कि आप डॉक्टर प्रेम जम्मे जी को सुनना काफी सुखद संयोग रहता है। जी, टेक्निकल शायद कोई प्रॉब्लम, आज भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आज भी उस हेलो, आदरणीय जन्मे जी की आवाज थोड़ा सा हम तक पहुंचने में बाधा पहुंच रही है। हेलो, आप आवाज आ रही है कि नहीं?
सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। अच्छा, अब कहिए आप, सर अब कहिए, हो सकता है अब आ रही है। अब आ रही है सर। देखिए जब तक सर के तकनीकी परेशानी है। अब आ रही है ठीक से? बिल्कुल सर आ रही अब है। आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी आ हाँ, रही है। मैंने वो थोड़ा उसका मोड चेंज किया इसका इंटरनेट का। जी जी जी। तो इसको मैं फिर से आपके सामने कहता हूँ कि कभी गोरे सांप ने काटा था हमें, फैल गया था जहर, बीत गई हैं शताब्दियां, एक बूढ़े अहिंसक ने चूसा था विष, हम स्वस्थ हो गए, क्या हम हो गए पूर्ण स्वस्थ, आज भी उस कटी शताब्दी के लोग हैं जिंदा, आज भी अहिंसक जहर है मेरे देश में व्याप्त। क्या क्या बात है, बात, बहुत क्या बात, बहुत बहुत आज भी उस कटी शताब्दी के लोग हैं जिंदा, आज भी अहिंसक जहर है मेरे देश में व्याप्त। काश मेरे देश, काश मेरे देश हम खून की नदी पार कर आए होते, समझ विष हो जाते उस रक्त धारा में निष्प्राण। काश मेरे देश हम खून की नदी पार कर आए होते, समस्त विष हो जाते उस रक्त धारा में निष्प्राण, तब ये देश होता प्रज्वलित प्राण। क्या बात है, वाह, तब ये देश होता बहुत खूब, प्रज्वलित। बहुत खूब, इस बहुत देश खूब। को लेके उस समय बहुत बहुत युवा सोच है। उस समय कुमुद नागर जी के साथ मैंने युवाणी 5-6 नाटक भी लिखे थे जो युवाओं सोच को थे, और उसमें बहुत एग्रेशन था। वो तो अब भी हम लोगों में व्यंगकारों में है, पर उस समय बहुत लगता था कि देश जो है वो क्यों जो है संघर्ष की राह पे उस तरह से चलता है। आपको मालूम है हमारे समय में हमें राशन लेने की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, हमें जो है दूध लेने के रात को 1:30 बजे जो है दूध की बॉटल्स रखनी पड़ती थी, PL 480 का गेहूं मिलता था जो खाया नहीं जाता था। तब ये आक्रोश, तब इस तरह के आक्रोश हमारे जीवन में जो है आते थे। और उसी समय मैंने उसके बाद कुछ देश को लेकर ही जब हमने आज़ादी के 50 वर्ष मनाए थे, उस समय भी मैंने कविता इस तरह से लिखी थी। आपके सामने ये भी उसका शीर्षक भी है मेरा देश, क्या बात कि आज, हाँ जी, आज पूरा देश मना रहा है एक सुनहरी सुबह, आज पूरा देश मना रहा है एक सुनहरी सुबह, कर रहा है सलाम उस किरण को 50 साल पहले थी जन्मी इस देश के क्षितिज पर। क्या बात है, 50 साल पहले थी जन्मी इस देश के क्षितिज पर, उल्लास का एक समुद्र अपनी लहरों के साथ नाचता बिखर गया हर कण में। मन करता है मेरा भी, मैं मन करता है मेरा भी बहुत, मैं जो जन्मा हूं इस आजादी की गंध के साथ, मैं जो भोग रहा हूं सेनानियों के बलिदान का फल, कि सुनहरी किरण को बांध अपने शरीर के साथ नाचूं इतना, हो जाऊं खुश इतना, क्या बात, जितना मेरे देश का रगो रेशा है। वाह सर। तो मन करता है मेरा कि नाचूं मैं भी चाहता हूं गर्व करना प्रगति पर देश की, भूल कर सब कुछ, करोड़ों भूखे पेटों से मूंद कर आंख, खर्च करना चाहता हूं करोड़ों स्वर्ण जयंती के नाम पर। क्या बात है सर, बहुत शानदार सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भूल जाना चाहता हूं इस आजादी को, भूल जाना चाहता हूं इस आजादी को, अंधेरे में बदलती उस सोने की किरण को, अंधेरे में बदलती उस सोने की किरण को, बन गई है जो कुछ लोगों के लिए एक यंत्र, मात्र यंत्र, 2 से 8 रोटियां बनाने का मंत्र। क्या बात है सर, बहुत बन गई है जो कुछ लोगों के लिए एक यंत्र, 2 से 8, 4 भी नहीं 8 रोटियां जुटाने का मंत्र, और कुछ के लिए अभी भी है रही सही 2 रोटियां अपनी, रही सही 2 रोटियां अपनी बचाने का प्रयत्न।
क्या बात है सर, बहुत खूब सर, बहुत खूब। देखिए सर, पुलकेंद्र अरोड़ा सर भी जुड़ चुके हैं, वो लिख रहे हैं अद्भुत अभिव्यक्ति, अद्भुत प्रस्तुति। अनिता पाटनी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुरेश पराग सर जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत शर्मा सर जुड़ चुके हैं, पुष्पांत भट्ट जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अलका भारती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि सर आपको सुनना अपने आप में नहीं, एक बहुत मैं इस कविता को पूरा कर दूं। स्वागत स्वागत जी जी जी, सर, मैं स्वागत। सबका स्वागत करता हूं जो भी नाम ले रहे हैं। तो स्वागत। मैं गर्व करना चाहता हूं विश्व के इस महान प्रजातंत्र पर। जी ये मेरे प्रजातंत्र तेरी ही बदौलत आज तेरे महान जनसेवक, आरोपी, हत्यारे जेल की दीवारों से मुक्त सुरक्षित गलियारों में कर रहे हैं फैसला तेरे भाग्य का। क्या बात, जब देखता हूं आज नंगा नाच भ्रष्टाचार का, क्या बात। जब देखता हूं नाच नंगा भ्रष्टाचार का, देखता हूं सफेद खद्दर में छिपे बगलों का मुक्त अट्टहास, हथेली फैलाए मांगता हूं आकाश से दुआ। ये अंत में थोड़ा देखिएगा, हथेली फैलाए आकाश से मांगता हूं दुआ कि तभी एक गर्म बूंद तलाश के लिए खुली हथेली में बस जाती है। तभी एक गर्म बूंद तलाश के लिए खुली हथेली में बस जाती है। चौंक जाता हूं, किसकी आंख का आंसू दर्द ने छिटका दिया है आज। ध्यान दीजिएगा आखिर में, कहीं ये आंसू उस आंख का तो नहीं, कहीं ये आंसू उस आंख का तो नहीं, कहलाती है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर या आजाद, क्या जो बात है, नहीं, कहीं ये आंसू उस आंख का तो नहीं, ध्यान से, उस आंख का तो नहीं, कहलाती है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर या आजाद, जो नहीं बहा था चढ़कर फांसी पर भी, पर आज बरस रहा है बरबस। क्या बात है सर। जो आंसू नहीं बरसात, जो नहीं बहा था चढ़कर फांसी पर भी, आज बरस रहा है बरबस। इन सब अंधेरों के बावजूद, ये कवि का विश्वास है और इस देश का मैं नागरिक हूं, इन सब अंधेरों के बावजूद नहीं डूबा है, नहीं डूबेगा मेरी आस्था का सूरज। विश्वास है मुझे, लड़कर पाई है हमने आजादी, लड़कर बचाई है हमने आजादी, लड़कर बचाएंगे हम अपनी आजादी। याद है मेरे देश के शायर ने कहा था, ये बात तुम्हारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत खूब सर। सर हरीश नवल सर आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर, सुलेखा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, BL सिंह जी धन्यवाद, जुड़ चुके धन्यवाद हैं, हरीश जी को। आलोक जी सर, आलोक अविरल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुष्पलता जी हैं हमारे साथ, अलका भारती हैं, जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी हैं, शर्मा व्यास, राजनंदिनी हमारे साथ हैं, पुलकेंद्र अरोड़ा सर हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं सर, और काफी लोग जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि सर आपको सुनना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। और यहाँ पर हमारे साथ हैं, देखिए पुलकेंद्र अरोड़ा सर ने लिखा है कि व्यंग्यकार भी विसंगतियों से वियोगी ही होता है और मूलतः कवि होता है, सिद्ध हो रहा है सर। स्वागत सर आपका। अभी आपने हरीश जी का नाम लिया, मैंने आरंभ में बताया कि किस तरह से हरफन मौला हरीश जी ने पड़ोस में रहते हैं तो उसका भी लाभ उठाया, पुराने अग्रज मित्र हैं उसका भी लाभ उठाया। तो उन्हीं से जुड़ी एक हरीश जी का एक समय में फ्लैट होता था मसूरी में, हम उनके साथ गए तो वहाँ पे गांधी चौक है, वहाँ पे गांधी चौक बहुत ही व्यस्त इलाका है, वहाँ का जगह है, और वहाँ पे गांधी जी की मूर्ति लगी है। एक दिन हरीश जी और हम आए तो ये कुछ वहाँ पे एक केमिस्ट था, उसके यहाँ दवाई लेने गए तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई, तो उसको लेकर मैंने 2 अक्टूबर भी आ रहा है आप जानती हैं, और 2 अक्टूबर तो हर वर्ष आता है, तो उसको लेकर मैंने कविता लिखी थी बहुत पहले, चौराहे पर गांधी। क्या बात है सर, स्वागत सर। मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर, राजधानी की हर गर्मी से दूर, क्योंकि पर्यटन के लिए हम जाते हैं तो आप जानते हैं कि हम क्यों जाते हैं वहाँ पे, दिल्ली की गर्मी से भागते हैं।
तो मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर राजधानी की हर गर्मी से दूर आती जाती भड़बड़ाती सैलानियों की भीड़ में अकेला खड़ा सफेद पोश संगमरमरी मूर्तिवत गांधी। क्या बात है सर, बहुत खूब सर। मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर राजधानी की हर गर्मी से दूर आती जाती भड़बड़ाती सैलानियों की भीड़ में अकेला खड़ा सफेद पोश संगमरमरी मूर्तिवत गांधी। क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा अपने से निष्प्रिय भीड़ के उफनते समुद्र में खड़ा स्थिर निस्पंद जड़। नहीं होता इतना तो कोई हिमखंड भी खड़ा। क्या सोच रहा है गांधी, सोचता हूं मैं। क्या सोच रहा है ये गांधी, सोचता हूं मैं। कोटि कोटि पग एक इशारे पर जिसके बस नाप लेते थे 7-7 हजारों कदम। कोटि कोटि पग एक इशारे पर जिसके बस नाप लेते थे 7-7 हजारों कदम। अंतक थका सा वो ही प्रदर्शन की वस्तु बना साक्षात अकेला वही संगमरमरी कंकाल में किताबी मूर्तिवत खड़ा सा। क्या सोच रहा है गांधी। क्या बात है सर, बहुत खूब सर, बहुत खूब। संगमरमरी कंकाल में किताबी मूर्तिवत खड़ा सा क्या सोच रहा है गांधी। स्वयं में सिमटी सैलानियों की भीड़ नियंत्रित करती वर्दियां स्वयं में सिमटी सैलानियों की भीड़। उनको किसी गांधी से मतलब नहीं है। स्वयं में सिमटी सैलानियों की भीड़ नियंत्रित करती वर्दियां कारों की चिल्पों को पुलिसिया स्वर से दबाती सीटियां एक शोर के बीच दूसरे शोर की भीड़ को जन्म देती मछली बाजार सी कर्कश दुनिया। किसी के पास समय नहीं है एक पल भी देख ले गांधी को अकेले अनजान खड़े इस गांधी को। बिल्कुल सर, बहुत खूब सर। किसी के पास समय नहीं है कि एक पल भी देख ले गांधी को अकेले अनजान खड़े गांधी को। क्या सोचता होगा गांधी, भीड़ में भी वीरान खड़ा। क्या सोचता होगा गांधी। सोचता होगा भीड़ के बीच क्या है प्रासंगिकता मेरी। भीड़ के बीच क्या है प्रासंगिकता मेरी। मैं तो बन न सका भीड़ का भी हिस्सा। बस खड़ा हूं शब्द सा औपचारिक एक माला के सम्मान का बोझ उठाए किसी एक तारीख की प्रतीक्षा में अपनेपन की सच्चाई को तरसता। सही बात है सर, अपनेपन की सच्चाई को तरसता अनुपयोगी अनप्रेरित अनजान बिसुरता। अनुपयोगी अनप्रेरित अनजान बिसुरता हमारे परायेपन को झेलता हमारा अपना ही बंजर बेजान। खड़ा है गांधी मेरा गांधी तेरा गांधी अनेक हिस्सों में बटा गांधी। सड़कों चौराहों को नाम देता गांधी। हमारी बनाई भीड़ में वीरान सा चुपचाप खड़ा है अकेला गांधी। क्या सोचता है गांधी, क्या सोचता है गांधी, क्या सोचता भी है गांधी। ये कविता थी गांधी को लेके और जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो चौराहा था गांधी चौराहा वहाँ पे इसको मैंने पढ़ा था। जी बहुत सर, बहुत खूब सर। देखिए हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आपने भी देखे होंगे। आलोक अविरल जी लिख रहे हैं वाह वाह सच्ची बात सर, बिल्कुल वास्तव में अगर गांधी जी वहाँ खड़े हैं तो क्या सोचते होंगे। उस चीज को आपने अपने कविता के रूप में हमारे सामने बहुत कहते हैं यथार्थ का वर्णन यहाँ पे किया। अन्नदा पाटनी जी लिख रही हैं ये हमारी विडम्बना है। जयप्रकाश मुंशीराम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिकेंद्र अरोड़ा जी हैं, सुलेखा जी हैं। हरीश नवल सर लिख रहे हैं गांधी वहाँ आज भी मूर्तिवत नंगे बदन खड़े हैं, बहुत प्रभावी। बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया जी कहा। सर,
मतलब सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी ने इस चीज को कहा है कि वास्तव में एक यही हमारी विडंबना है कि 1 तारीख के लिए यानी कि 2 अक्टूबर आता है जब हमें उन चौराहों की याद आती है, वहां हम जाकर के मालाएं पहनाते हैं, बाकी हम उसकी तरफ देखते तक। बहुत खूब किरण जी। बहुत खूब रचनाएं आदरणीय जन्मेजय जी। मैं कहना चाहूंगी कि सत्यता को अभिव्यक्त करने वाली आपकी रचनाएं हैं। बहुत गंभीर चिंतन और मनन के बाद ये जो भाव निकल कर आते हैं वो आपकी रचनाएं हैं, उत्कृष्टता को प्रदान करती हैं। अद्वितीय, अद्भुत, यही कहूंगी मैं आपकी रचना। ये आपने कहा तो मैंने मान लिया, तो और अब मुझे साहस मिलेगा कि मैं कहीं कविता पढ़ सकूंगा। जी, बहुत बहुत खूब। बहुत अच्छी। अगली रचना के लिए आपका स्वागत करते हैं। जी, आप जानती हैं कि गांधी के साथ गांधी की विचारधारा और सबसे बड़ी विचारधारा ये थी कि वो मनुष्य को मनुष्य समझते थे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं बांटते थे। और हमारे देश में अगर आप जब भी कहें, कोई भी समय रहा हो, किसी एक समय की बात नहीं कर रहा हूँ, और हम उस चीज़ को जानते हैं कि हमारे यहाँ पर दंगे, जातिगत दंगे और इस तरह के होते, तो मेरा मन बहुत दुखता था। हम लोग भी हमारे माँ बाप भी जो है उस समय पार्टीशन के मारे हुए हैं, विभाजन के, पर मेरी माँ ने कभी मुझे उस तरह की घटनाएं नहीं सुनाई कि कैसे हमारे यहाँ लोग मारे गए, दादी मारी गई, बुआ को लगा। वो अक्सर अपनी मुस्लिम बहनें जो उसकी सहेलियां थी उनकी कहानी सुनाते थे, पिता बताते थे। तो हमारे को शुरू को संस्कार मिले तो हमारे मन में एक आक्रोश आता था कि व्यक्ति को व्यक्ति क्यों नहीं समझते। जब भी दंगा होता है तो दंगे की विसंगतियां, अब व्यंग्यकार के रूप में विसंगतियां ढूंढते हैं, तो इसमें भी कुछ दंगे की विसंगतियां हैं, कैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, और उसमें ज्यादातर कौन लोग मारे जाते हैं और किन लोगों का ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, दंगों के जब आता है कि खबरें छपती हैं, वहां हिंदू मरे थे, मुस्लिम मरे थे, क्या आदमी नहीं मरे थे? क्या बात है। वाह वाह। वहां हिंदू मरे थे, मुस्लिम मरे थे, क्या आदमी नहीं मरे थे? वहां आदमियत का खून हुआ था, आदमी ही मरे थे। क्या बात। वाकई वाकई बहुत। वहां आदमियत का खून हुआ था, आदमी ही मरे थे। अब एक दृश्य देखिए, जिन छतों पर कभी उड़ती थी पतंगें, ये मतलब दोनों दृश्य कैसे बदलते हैं। जिन छतों पर कभी उड़ती थी पतंगें, जिन गलियों में कभी फूलों के गुलदस्ते, जिन गलियों में कभी फूलों के गुलदस्ते, लाल, सफेद, हरे, नारंगी, रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते लड़ते थे, झगड़ते थे, अब्बा कर लेते थे। लड़ते थे, झगड़ते थे, अब्बा कर लेते थे, खेलते थे और भी कई कई खेल, खेलते थे और भी कई कई खेल। अब वहां एक और लड़ाई जारी है, एक और खेल जारी है। क्या बात है। वहां एक और लड़ाई जारी है, एक और खेल जारी है। छतें उगल रही हैं लावा, गलियों में घूम रहा है हिंस्र पशु। छतें उगल रही हैं लावा, गलियों में घूम रहा है हिंस्र पशु। चिथड़ी हुई हैं पंखुड़ियां, चिथड़े हुई है पंखुड़ियां। वहां 7 हिंदू बच्चे मरे थे, वहां 9 मुस्लिम बच्चे मरे थे, क्या 16 गुलाब नहीं रौंदे गए थे? बहुत खूब। क्या बात, क्या बात है। बहुत सुंदर रचना। वहां आदमियत का खून, आदमी ही मरे थे। अब हम लोग अक्सर दंगों के आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं, पर कौन होता है, और इसको एक माँ के रूप में मैंने देखा है। एक बुढ़िया के 2 बेटे थे बाहर, एक बुढ़िया के 2 बेटे थे बाहर। बुढ़िया को वैसे मतलब भारत माँ भी हो सकती है आपकी। एक बुढ़िया के 2 बेटे थे बाहर, एक गुस्से की आग में जला उगल रहा था आग, और दूसरा वर्दी के कंधे पे चढ़ा बंदूक से उगल रहा था आग, रोकने को आग। क्या बात है। एक गुस्से की आग में जला उगल रहा था आग, दूसरा वर्दी के कंधे पे चढ़ा
बंदूक से उगल रहा था आग, रोकने को आग, दोनों अलग अलग तरह से थे। शाम होते ही दोनों लाशें आ बिछी थी गुड़िया की दहलीज पे। क्या बात है। शाम होते ही दोनों लाशें आ बिछी थी गुड़िया की दहलीज पे। ना मालूम कौन मारा गया था किसकी गोली से, ना मालूम कौन मारा गया था किसकी गोली से। वहां एक दंगाई मारा गया था, एक पुलिस वाला शहीद हुआ था। क्या बेटे नहीं मरे थे? क्या बात है सर, बहुत का खून हुआ था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत सर, मार्मिक सर। तो ये कविताएं जो उस एक अलग रंग की थी कविताएं, जो युवा मतलब एक सवाल जो पैदा करता था मेरे मन में, चाहे वो व्यंग्य गद्य में मैं लिखता था चाहे कविता में लिखता था, पर ये सारी कविताएं वो होती थी जो मैं अपने आप से सवाल करता था और मुझे लगता नहीं था कि इसको कहीं पे मैं पढ़ सकता हूँ। मतलब मैं अपने स्वांता सुखाए की तरह की चीज वो लिखता था, रहती थी, कभी लोग कहते थे तो पढ़ देता था उसको। जी बिल्कुल सर, मार्मिक है। देखिए सर, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। जयप्रकाश मुंशीराम जी कह रहे हैं कितना मार्मिक चित्रण। आलोक अविरल जी कह रहे हैं कि आपकी रचनाओं में चाय में चीनी की तरह घुलता सच है। और भगवान आदित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं शानदार कविता थी जो गांधी वाली आपने लिखी थी। पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं बहुत कारणुक थी। हरीश नवल जी कह रहे हैं हृदय स्पर्शी थी। डॉक्टर ज्योति पुंजी जुड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है किरण जी कि आदरणीय प्रेम जन्मे जी का जीवंत कविताओं के संचालन का सौभाग्य आपको दोनों को मिला है, बहुत ही खास है। वास्तव में सर आपका आशीर्वाद हमारे पटल को मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। सुरेश पराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। काफी लोग हैं सर जो आपको सुन रहे हैं। अनिता पाटनी जी आप देखिए जुड़ी हुई हैं, सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं सर। रियली सर बहुत मार्मिक यथार्थ चित्रण कविता। बहुत सुंदर आदरणीय जन्मेजय जी और रेणु जी। वाकई में आदरणीय ज्योति पुंजी साहब जो फरमा रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आज हमारा पटल धन्य है। मैं सच कहना चाह रही हूँ जन्मेजय साहब की हमारे साथ में हमारे संचालन में आदरणीय हरीश नवल जी साहब हैं, आप हैं, ज्योति पुंजी जैसे मीरा पुरस्कार प्राप्त राजस्थान के सबसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और भी कई अनिता पाटनी जी और भी कई कई जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, वो सब हमारे साथ में जुड़े। तो आज हमारा पटल धन्य है और हम भी। आपकी रचनाएं सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं सच कहूं, बहुत लंबी अवधि के पश्चात इतनी करुण बातें, इतनी मार्मिक बातें, इतनी भाव भरी बातें और साथ की गंभीर चिंतन और मनन की बातें, ऐसा लगा कि हम सत्यता को उजागर कर दी। क्योंकि आप व्यंग लिखते हैं तो व्यंग में बहुत अधिक सच्चाई होती है। और अभी एक आदरण ने कहा कि आपकी रचनाएं घुली हुई मिश्री के समान है, चीनी, घुली हुई चीनी के समान। तो एक तरफ मैं ये भी कहना चाहूँ कि घुले हुए नमक के समान भी है जो करारा चोट करती है। तो ये जो चीजें हैं ना, वाकई में आज हमारा पटल धन्य हुआ। बहुत सार्थक रचनाएं हमें सुनने को मिल रही। ऐसा लग रहा है कि हम विश्वविद्यालय में बैठे हैं और हमारे समक्ष हमारे जो आदरणीय प्रोफेसर साहब हैं वो बहुत स्तरीय रचनाएं सुना रहे हैं और हम उनके गहन गंभीर अर्थों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। नीता जोशी जी भी आपका स्वागत कर रही हैं सर। हमारे साथ अनिता पाटनी जी जो कि अमेरिका से आप जानते हैं जुड़ी हुई हैं, और पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आलोक अविरल जी, थैंक यू सर। बिल्कुल सर। आदरणीय सर, हम और सुनना चाहेंगे आपसे। मैं तो ये कह रहा था कि आप लोगों को अच्छा इसलिए लग रहा हूँ कि आपकी खुद की अपनी दृष्टि अच्छी है। तो दृष्टि जैसी होगी अच्छा देखना चाहेगी तो अच्छा देखेगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा है। अब ऐसा है कि एक मेरा पक्ष जब यहाँ था एक और पक्ष में लेना चाहूँगा। वो पक्ष वो है जब मैं ट्रिनिडाड में गया था, वहाँ पे 4 वर्ष अतिथि आचार्य के रूप में। और जब मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर हैं, शैलजा भी हैं, बहुत सारे लोग अभी वो पढ़ के भी गई, कितने देशों की यात्रा की हैं, कैसे हम लोग प्रवास में जाके दर्द भोगते हैं। तो वो वहाँ रहकर मुझे कविता ऐसे ही मन में आई, तो तब मैंने वहाँ लिखी थी कि मैं आ गया हूँ। हम लोग अक्सर जाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो मेरे साथ तो कम से कम घूमना बहुत अच्छा लगता है। हरी जी जानते हैं कि ट्रेन को देख के मुझे लगता है कि चढ़ जाए इसके अंदर किसी तरह से, भाग जाए इसमें जाके। तो खैर ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे विदेश जा रहा हूँ, इतनी दूर जा रहा हूँ, बढ़िया है। पर मेरा ये होता है जैसे ही जाता हूँ तो 10-15 दिन के बाद घर जैसे वापस बुलाने लगता है। तो तब मुझे लगा कि सब कुछ है, मेरे देश से भी बहुत अच्छी चीजें हैं, पर क्या नहीं है।
तो जी तब मैंने एक कविता लिखी थी जिसका वहाँ पे एक महिला रेडियो में काम करती थी, उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने इसका अंग्रेजी में रूपांतर, अंग्रेजी में भी किया था इसका अनुवाद। तो खैर वो लंबी कहानी हो जाएगी, तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है वो गंध कहाँ है। वाह, क्या बात है सर, स्वागत। जी, शीर्षक ही इतना आकर्षित कर रहा है सर। अरे धन्यवाद। तो ये है कि समुद्र गहराई जी नापता है, जी क्या बात, समुद्र गहराई नापता है, समुद्र दूरियां भी नापता है, जी समुद्र गहराई नापता है, समुद्र दूरियां भी नापता है, क्योंकि मैं 7 समुद्र पार लगभग करके गया था। ओ मेरे देश, तुझे छोड़ जितना दूर आ गया हूं मैं, उतना ही तेरे पास आ गया हूं मैं। क्या वाह बात है सर, क्या वाह, बात है सर, बहुत वाह, ओ खूब। मेरे देश, तुझे छोड़ जितना दूर आ गया हूं मैं, उतना ही तेरे पास आ गया हूं मैं। वही सूरतें, वही लोग, वही शोक, वही रोग, सब जगह वही सूरतें, लोग अलग अलग रंग मिल सकते हैं, शोक भी सबके वैसे ही है, रोग भी वैसे ही मिलेंगे आपको। वही सूरतें, वही लोग, वही शोक, वही रोग, सड़कों को धड़ाधड़ नापती वैसी ही चमचमाती गाड़ियां, वैसे ही सौंदर्य को लपेटे खूबसूरत साड़ियां। वहां पे भारतीय महिलाएं भी मिलती थी और जो इस तरह से उत्सवों में आती थी, तो वैसी ही सौंदर्य को लपेटी खूबसूरत साड़ियां। देखो तो जरा, देखो तो जरा, खुली हुई खिड़की से शर्माती दुल्हन सा, देखो तो जरा खुली खिड़की से शर्माती दुल्हन सा, दिल्ली का चांद झांक रहा है ट्रिनिडाड के आकाश में। क्या बात है वाह सर, बहुत वाह खूब सर, वाह, बहुत क्या खूब सर, बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर सर, गजब का बहुत सुंदर, दृष्टिकोण है आपका, गजब का दृष्टिकोण। बिल्कुल। तो देखो तो जरा खुली हुई खिड़की से शर्माती दुल्हन सा, दिल्ली का चांद झांक रहा है ट्रिनिडाड के आकाश में। अरियो नन्ही चिड़िया, अरियो नन्ही चिड़िया, भाषा की दीवारों को तोड़ तूने ये क्या गाया। अरे हम्म ओ नन्ही चिड़िया, भाषा की दीवारों को तोड़ तूने ये क्या गाया। दिल के तारों ने आवाज दी मुझे, यही, हाँ यही गीत तो सुनकर मैं अभी अभी हूं यहाँ आया। आए, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब वही चिड़िया का बहुत। गीत है। हाँ, अरे ओ नन्ही चिड़िया, भाषा की दीवारों को तोड़ तूने ये क्या गाया। दिल के तारों ने आवाज दी, यही, हाँ यही गीत सुनकर तो मैं अभी अभी हूं यहाँ आया। हवा की सांसों के संगीत को, अब हवा की सांसों के संगीत को अपना हिस्सा बनाते अरे पेड़ों, हवा की सांसों के संगीत को अपना हिस्सा बनाते अरे पेड़ों। कुछ भी तो नहीं बदला है तुम्हारा, क्या कुछ बात भी है, क्या तो बात, नहीं बदला है तुम्हारा। सच कुछ नहीं बदला है, सच कुछ सच। भी नहीं बदला है। वही पेड़, वही चिड़िया, वही लोग, वही गाड़ियां, वही पेड़, वही चिड़िया, वही लोग, वही गाड़ियां, वही चांद, वही आकाश, सब सच, कुछ नहीं बदला है। मेरे देश, मेरे देश पर गंध कहाँ है वो जो तेरी मिट्टी से आती। ढूंढता हूँ बहुत माँ, पर तेरी गोद नहीं मिल पाती। क्या बात है सर, क्या बात, क्या बात सर, क्या बहुत बात। खूब सर, बहुत खूब, वास्तव तो में ये जो, शानदार। जी, जी सर, जो मिट्टी की गंध जिसको हम कहते हैं, मतलब मिट्टी की गंध को ऐसा नहीं कि वाक्य में मिट्टी की गंध है, जो हाँ, अपनत्व, आत्मीयता, वो सारी चीजें जो मिलती है। वो सारी, राइट, बिल्कुल सही और बात। मतलब वो सारी चीजें क्या, जैसे हिंदी में आप मेरे से कविता सुन रहे हैं, वो सुनने वाले मिल जाए वहां पे, उस तरह के लोग मतलब वो नहीं मिलते हैं। तो वो सही सारी बात, चीजें, चाहे वो गंध हो, चाहे माँ की गोद का जो सुख होता है, वो जी, आपको कहीं और नहीं मिल सकता। मिल तो सकता ये सर, कविता उस समय मैंने अपनी पढ़ी थी, मतलब वहाँ लिखी थी, जो आपके जी सामने है। सर, और उसको बिल्कुल लेकर सर, मैंने और भी बहुत सारी कविताएं लिखी थी वहाँ। हिंदी को, उन्होंने हिंदी दिवस पे मुझसे गीत भी लिखवाया था एक बार। तो और उसमें मैंने उनसे सवाल किया था कि वहाँ पे बड़ी विचित्र स्थिति है, अगर आप देखें कि वहाँ पे मैं हिंदी पढ़ाने गया था, हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज,
ऐसे लोगों को जो पूरब से वहां पर गए थे और जिनकी मातृभाषा हिंदी हुआ करती थी। हिंदी हुआ करती थी। मैंने उनसे जाते ये सवाल किया था, व्हाई इट इज सो दैट योर मदर टंग हैज बिकम a foreign language and foreign language has become your mother tongue, तो ऐसा क्यों? तो ये उनसे बातचीत हुई थी। तो मैंने हिंदी गीत लिखा था, उसमें लिखा था कि भी आजा आजी का जो गीत था, जो भाषा थी, वो कैसे बदल गई है, और भी उस तरह की चीजें। और एक सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छा लगा था, मैंने वहां पर एक जहाजी चालीसा लिखा था, क्योंकि जब मैं वहां पर गया तो हाँ, वहां पे रवि जी थे हिंदू प्रचार सभा के, उन्होंने मुझे एक दिन आके कहा, बहुत मुझसे मिलते थे, बातचीत करते थे, तो कहते कि वो वहां पे मुझे प्रेम जन्मेजय नाम के से कोई नहीं जानता था, वहाँ एक ऑफिशियल नेम था प्रेम कुंद्रा, तो डॉक्टर कुंद्रा कहते थे। तो बोले कि डॉक्टर कुंद्रा हमारे यहाँ पे जो भी आता है वो आकर जो है सिर्फ घूमता है, बहुत कुछ लेता और चला जाता है, हमारे देश के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तब मैंने जहाजी चालीसा लिखा था, जिसकी जो पांडुलिपि थी उसका लोकार्पण था वहाँ के वासुदेव पांडे जो है उन्होंने किया था, वो प्रधानमंत्री थे। फिर उसकी इंडिया अराइवल डे पे 2020 में उसको गाया गया, उसकी सीडी बनी और उसकी सीडी बढ़ती थी, और जब तक मैं रहा तब तक तो वो जो है वहाँ पे गाया जाता था जहाजी चालीसा जो है। तो वो एक मतलब वो भी विवशता में मैंने उसको लिखा जाके, तो लोगों तक पहुंचा वो। और अगर आप कहें तो बस 2-3 उसमें से बता दूंगा, पूरा नहीं करता हूँ मैं। सर बिल्कुल सुनाइए, 5 मिनट हैं सर आपके पास, बिल्कुल आप सुनाइएगा सर जहाज चालीसा, मतलब वो बस तो थोड़ा सा है, जैसे उनका वर्णन करते हुए मैंने लिखा था कि गिरमिटिया जहाज से आवा एक जहाजी कुटुंब कहावा, गिरमिटिया जहाज से आवा एक जहाजी कुटुंब कहावा, 7 समंदर पार उतारा चारों तरफ घना अंधियारा। जब वो आए थे वहां से, छूट गया सब साथ तिहारा, बंधु बांधव मुलुक तिहारा, दीपक सम तुम प्राण जलावा, आंधी बरखा सब सह पावा, कुली से तुम ही कुलीन बनावा, शीश उठाकर जीना सिखावा, दिवा रात्रि तुम स्वेद बहावा, तब हम सब ये मीठा फल पावा, मान सरोवर वास तिहारा, कमल समान सुमंगल प्यारा। तो ये इस तरह की चीजें थी, मतलब उसमें बहुत लंबा है। और इसको बाद में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो गगनांचल का अंक निकला, तो उसमें अशोक चक्रधर थे, उन्होंने इसको प्रकाशित भी किया था। तो बहुत सारी इस तरह की कविताएं। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी छूट गई। जी सर, नहीं सर सबको अच्छा लग रहा है। ऐसे ही ट्रिनिडाड में एक और विसंगति हुई थी। मैं पहली बार, हम तो कॉलेज में पढ़ते थे, हमें मालूम नहीं था, पढ़ाते थे, नौकरशाही का मालूम नहीं था। पहली बार वहाँ पे हाई कमिश्नर ने जाके देखा नौकरशाही क्या होती है, किस तरह से जो है वो करते हैं। तो तब मैंने वहाँ पे, और किस तरह से चमचे होते हैं, हमारे कॉलेज में उस तरह के नहीं होते। तो मैंने तब चमचा लिखा था, कविता 2 पंक्तियां उसकी। थाली से छोटा होता है चमचा, डोंगे से छोटा होता है चमचा, कटोरे से भी छोटा होता है चमचा, पर साहब की थाली में पड़ा चमचा इन सब से बड़ा होता है चमचा। क्या बात है सर, बिल्कुल सही है सर, बहुत चमचों की और जो थी वो उस तरह को लिखा। इसी तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक पैरोडी लिखी थी मैंने नागार्जुन कविता को लेकर, जब हमारी इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, और नागार्जुन की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, 4 दिनों तक चूल्हा रोहा चक्की रही उदास 4 दिनों तक। तो उस पर मैंने कविता लिखी, जिस पर नागार्जुन जी ने मुझे जो है पत्र भी लिखा था कि भैया तुमने, और धर्मयुग में छपी थी। क्या ये सूचनार्थ है, क्योंकि फिर कविता का वो समय नहीं है, तो क्योंकि समय भी हो रहा है, समयबद्ध होना चाहिए। मैं अनुशासन मानता हूँ, और क्योंकि अध्यापन में रहे तो हम मानते हैं, क्योंकि अगर ट्रिनिडाड में तो होता था कि अगर आप 2 मिनट बाद गए तो विद्यार्थी वहां से जाएगा, ऑफिस में बोलेगा सर नहीं आए। तो हम लोग जो है इस और दूसरे का समय भी नहीं लेना चाहता मैं। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें थी और लिखी, और आप लोगों ने सुना, और आपके माध्यम से जो लोग मुझे अकवि मानते हैं उन तक मैं पहुंचा, उन तक मेरे कविता का स्वर पहुंचा। और आभारी हूँ चंद्रा जी को, विशेषकर हरीश नवल भाई का, कि वो मतलब वो होता है ना, जासूस है एक तरह के, जानते हैं कि मैं किस तरह की चीजें करता रहता हूँ, तो मतलब उनका कविता लिखी है तो उन्होंने पकड़ लिया। जी
और आप दोनों सर को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छा मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि समय निकल जाए और मैं आपका धन्यवाद देना ना भूल जाऊं। सर आप आशीर्वाद, सर आपका तो आशीर्वाद है हम लोगों के लिए, हमारे पटल को आज आशीर्वाद आपका मिला है सर। और सर देखिएगा किरण जी, कितने लोग, ऋचा श्रीवास्तव जी, सुरेश पराग जी, पूनम शर्मा जी, जयप्रकाश मुंशीराम जी, सारे सर इतने लोग हैं। मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ उनके नाम पढ़ रही हूँ। डॉक्टर इंद्र शर्मा जी, हरीश नवल सर तो बराबर बने हुए, अनिता पाटनी जी, पिकेंद्र अरोड़ा जी, आलोक अविरल जी, सभी लोग। और सबसे खास बात जो उन्होंने लिखी है ना, सबने एक चीज यहाँ पे लिखी है कि बहुत कविताओं में भी बहुत सुंदर व्यंग्य है। आप जो व्यंग्य के सम्राट आपको कहा जाता है, वो चीज आपकी कविताओं में भी यहाँ पर दिखाई देता है। और यथार्थ से जुड़ी आपकी कविता है सर, सबसे खास बात यहाँ पर है। द मैजिक मैन सर, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। मैं उनका शुक्रिया कर रहा हूँ। और जाते जाते एक छोटी सी व्यंग्य कविता, बहुत 2 लाइनों की है। सवाल मैंने 7-8 कविताएं लिखी थी कि पूछा उन्होंने यदि डाकू और मंत्री द्वार पर एक साथ आ जाएं, पूछा उन्होंने यदि डाकू और मंत्री द्वार पर एक साथ आ जाएं, तो कहा मैंने हम हाथ जोड़ गाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए। सर क्या बात, आपकी रचनाएं सर शानदार जानदार रही। मैं कहना चाहूंगी, आपने जो माटी की गंध की रचना कही ना सर, की वो रचना थी कि देश की गंध वहां नहीं थी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी रचनाओं में पूर्ण रूपेण माटी की गंध है सर। मैं फिर कहूंगी, बहुत अधिक समय के बाद इतनी सुंदर गंभीर रचनाएं हमने सुनी हैं और महसूस किया है कि रचनाएं आपकी बहुत बहुत हृदय के करीब हैं। जो अकवि कहते हैं ना सर, हम कहना चाहें कि आप बहुत सरस कवि हैं, विलक्षण दृष्टिकोण प्राप्त है आपको। अंत में आपने जो ये चमचे के माध्यम से जो व्यंग कर दिया ना सर, जोरदार। सारी कविताएं यथार्थ से जुड़ी हुई सर आपकी कविता रही। आज हम सभी बिल्कुल धन्य हो गए सर। हमारा पटल, आपका आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिला है सर, और पटल की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर कि आप हमारे साथ यहाँ जुड़े और इतनी अच्छी अच्छी कविता हमें यहाँ पर सुनाई, अपना आशीर्वाद कविताओं के माध्यम से हमें यहाँ पर दिया। शुक्रिया सर।